बड़े मंगल होता है तो भंडारा लगता है, तो जब भंडारा जिस दिन होता था बड़े मंगल का, तो मैं ये सोचता था यार आज शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा, तो कितनी सुंदर बात है। पर क्या है कि ये सिर्फ फेस्टिवल है या कोई मौका है तभी लोग खिला रहे हैं, पर उसके अलावा भी वो लोग भूखे रह रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि इस दिशा में कुछ करना चाहिए। और मैं क्योंकि प्रोफेशन से रिसर्चर हूँ, रिसर्च करता हूँ बहुत सारी, तो मैंने अपनी रिसर्च में पाया, और मुझे एकदम भी आइडिया नहीं था कि जब मैं रिसर्च करूंगा इस तरह का सवाल डालूंगा गूगल पे और इस तरह का मुझे आंसर मिलेगा। मैंने डाला हाउ मेनी पीपल स्लीप विद एन एम्प्टी स्टमक इन इंडिया। 20 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी रोज खाली पेट सोने को मजबूर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 7,000 लोग रोज भूख से मरते हैं हमारे देश में। आज रात जब हो जाएगी, कल की सवेरा नहीं देखेगा 7,000 आदमी, और उसके पीछे कारण क्या है? भूख। नमस्कार, गांव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपने गौतम बुद्ध, तुलसीदास, इनकी कहानियां तो सुनी ही होंगी। इनके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसके बाद इनके जीवन की दिशा ही बदल गई। ऐसे ही एक शख्स आज गांव पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं। चलिए जानते हैं उनके जीवन में ऐसा क्या घटा जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सर, आपका स्वागत है गांव रेडियो में और गांव पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो उस इंसिडेंट के बारे में बताइए जिसने आपके फाउंडेशन को शुरुआत दी, उस विचार ने। देखिए क्या होता है कि हर इंसान, हर व्यक्ति जो है समाज के हित में कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ उसके मन में होता है। हर इंसान के अंदर 1% ह्यूमैनिटी होती है कि उसको, जैसे आप सड़क पे भी जा रहे हो, कोई भिखारी है, कोई परेशान है, कोई लाचार है, कोई जानवर है, कुछ तो आपको देख के लगता है यार इसकी मदद करनी चाहिए। बहुत सी बार हम सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं, पर हर आदमी के अंदर कुछ तो अच्छा है कि वो सोचता भी है। तो वैसे ही मेरे अंदर भी थी। मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगा। मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे फेसबुक चलाते थे सब लोग, इंस्टाग्राम इतना नहीं था। तो फेसबुक पे मैंने एक दिन एक अपने दोस्त की फोटो देखी, और वो एक टी शर्ट पहने था जिसपे वॉलंटियर लिखा था और एक संस्था का नाम लिखा था। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो मैंने उसकी प्रोफाइल में थोड़ा और आगे जाके देखा, तो उसमें कई सारी फोटो ऐसी थी जिसमें वो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चों के साथ पिकनिक मना रहा है, और वो एक संस्था के जरिए ये कर पा रहा है। तो मेरे मन में विचार आया कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, मैं भी इसमें जुड़ता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से बात करी, उसने बताया कि आने वाले कुछ समय में इनका इंटरव्यू और इनका सारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि छोटे बच्चे हैं, इनको ABCD पढ़ाने के लिए कैसा इंटरव्यू, एक अच्छे सेवा भाव से करना चाह रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं गया। तो वहाँ पे सुबह मैं गया, शाम तक उनका प्रोसेस चला, जिसमें GD PI इंटरव्यू, सारे एग्जामिनेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री सब उन्होंने करवा लिया। और जब शाम को रिजल्ट आया तो वहाँ पे कुछ 50-60 बच्चे थे जो आए थे मेरे जैसे। उसमें से उन्होंने कुछ 5-10 को सिलेक्ट किया और बाकी सबको कह दिया दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो उस टाइम पे मुझे बहुत धक्का लगा, मतलब कि मुझे लगा कि मैं तो एक अच्छा काम करना चाह रहा हूँ, इसमें मुझे रिजेक्ट कैसे कोई कर सकता है? अच्छे काम में, सेवा में कैसे कोई रिजेक्शन हो सकता है? सही बात। तो बहुत दुख हुआ। और उस दिन एक स्टूडेंट था मैं जब, तो उस निलय ने एक मन में ये प्रतिज्ञा ली कि एक दिन जब मैं काबिल होऊंगा, अभी तो मैं बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, पॉकेट मनी है मेरे पास जो उसी से मैं कुछ कर सकता हूँ, पर जब मैं काबिल होऊंगा, मेरे पास पैसा होगा, धन दौलत होगी, पावर होगी, कॉन्टैक्ट्स होंगे, कुछ मैं बन जाऊंगा जब लाइफ में, तो मैं जरूर एक ऐसी संस्था खोलूंगा जिसमें कोई भी अच्छा काम करना चाहे, कोई भी बच्चा जुड़ना चाहे, कोई भी यंगस्टर कुछ भी किसी भी सेवा भाव से आए, तो उसके लिए दरवाजे बंद ना हो। पर क्या था कि वो एक गर्म खून था, जोश था, एक उत्तेजना थी जिसकी वजह से मन में ये आया। साल दर साल बीतते गए, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, नौकरी भी लग गई। नौकरी लगी तो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो ये लगा कि अब जब सैलरी ज़्यादा हो जाएगी तब करेंगे। पर मन में ये विचार, जो प्रॉमिस अपने आप से किया था, वो बार बार रहता था कि करना है करना है, पर टालते भी गए क्योंकि परिस्थिति नहीं रही। दूसरी जगह जॉब लगी तो कभी नाइट शिफ्ट है, कभी डे शिफ्ट है, लगा जब सैलरी और अच्छी हो जाएगी शिफ्ट, मतलब मैं ये कहना, मतलब कभी वो हुआ ही नहीं कि वो अच्छा वक्त आए, और दिमाग में हमेशा कि करना है। तो ऐसे ही कटते गए दिन, मन में विचार रहा। एक दिन मेरे पास मेरी एक दोस्त का फ़ोन आता है। तो ये दोस्त मुझे फ़ोन पे बोलती कि निलय, मेरी शादी तय हो गई है। तो बड़े खुशी की बात थी क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में पहली किसी दोस्त की शादी तय हुई थी। तो हम लोग बहुत खुश हुए, 40 मिनट फ़ोन पे बात करी, काफ़ी समय बाद उसका फ़ोन आया, उसने बोला कि ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, तू पहला इंसान है जिसको मैं बता रही हूँ। तो हमको बहुत आनंद आया और ये लगा कि चलो अब तो फ्रेंड सर्कल में पहली शादी है, एंजॉय करेंगे, और खूब मन में इमेजिनेशन कर ली कि ऐसा लेंगे वैसा करेंगे। पर करते करते समय बीत गया। ऐसे ही जब उसके फ़ोन आया तो उसके फ़ोन के 3-4 दिन बाद, उसके इनविटेशन के 3-4 दिन बाद, एक म्यूचुअल फ्रेंड का हमारे पास फ़ोन आता है, ऐश्वर्या का, और वो फ़ोन करके बोलती कि निलय तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं यहीं गुड़गाँव में हूँ, अपने फ्लैट पे हूँ। कहती जल्दी से सर गंगाराम हॉस्पिटल आ जाओ करोल बाग में। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने बताया कि नेहा का एक्सीडेंट हो गया है।
तो नेहा ये वही दोस्त है जिसका फ़ोन आया था, जिसकी शादी होने वाली थी। बहुत सीवियर उसका कार से एक्सीडेंट हुआ था, उसका हेड पूरा डैमेज था। मैं जब करोल बाग हॉस्पिटल गया, तो वहाँ पे मैंने सारे रिश्तेदार, मम्मी, उसके पापा, सारे दोस्त सब देखे और वो वेंटिलेटर पे थी। तो मेरे मन में ये हुआ कि यार ये लोगों को मुझे देखना तो था, पर सूट में, शादी के जोड़ों में, और मतलब उस तरह से तैयार होके मुझे देखना था इन्हीं सब फैमिली मेंबर्स को, और यहाँ पे सब रो रहे हैं, परेशान हैं, और वो वेंटिलेटर पे ज़िंदगी मौत से लड़ रही है। ऐसे ही 2-3 दिन बीते, वो हॉस्पिटल में रही और 3 दिन के बाद अ, वो हार गई। तो जब वो नहीं रही तो मेरे लिए इतना ज़्यादा वो मोमेंट शॉकिंग था कि जैसे कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया हो, कि एक 26 साल की यंग लड़की जिसके सपने थे, जिसकी शादी होने वाली थी, अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। मतलब मैं वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया और इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि मैं सब कुछ छोड़ के वापस लखनऊ आ गया। अपनी जॉब वॉब छोड़ के सब लखनऊ आ गया मैं यहाँ पे। और मैंने कई दिनों तक सोचने की कोशिश की कि ये हुआ क्या? पर वही है कि एक सीख दे के गई। तो एक दिन यही सोचते-सोचते एक थॉट आया कि मुझे लगता है कि ये मेरी दोस्त मुझे कुछ सीख दे गई है कि निलय, आई एम गॉन एंड विद मी माय ड्रीम्स आर गॉन। यू आर स्टिल हियर एंड योर ड्रीम्स आर स्टिल ऑन। मैं तो चली गई, मेरे साथ मेरे सपने भी चले गए, पर तुम आज भी यहाँ हो और तुम्हारे जो भी सपने पूरे करो। उसने मुझे ये सिखाया कि ज़िंदगी जो है गारंटीड नहीं है। ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है कि हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप देखिए कितने ढेर सारे अर्थक्वेक आते हैं, कोरोना वायरस आया, कितने लोग चले गए। और हमारी जब ज़िंदगी की गारंटी नहीं है तो फिर जब कल कुछ भी हो सकता है, क्यों ना आज से उसको शुरू किया जाए। और उसी समय बिना सोचे समझे एक इंस्टाग्राम पेज और एक फेसबुक पेज बनाया। कोई फॉलोअर नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, किसी तरह से कोई भी कॉन्टैक्ट पावरफुल नहीं। मैंने बस एक प्रतिज्ञा ली कि अब मैं टालूंगा नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की जब गारंटी नहीं है तो फिर मैं कब तक टालूंगा? कल मैं अमीर होऊंगा, कल मैं पावरफुल होऊंगा, इसकी क्या गारंटी है? कल होगा भी कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? तो आज से ही क्यों ना शुरू किया जाए। मेरे पास जितनी सैलरी थी उससे मैंने शुरू किया। मैंने इस संस्था का नाम दिया विषयलक्ष्मी फाउंडेशन, क्योंकि जो मेरी मित्र गुजर गई थी नेहा, उसका नाम विषयलक्ष्मी था। और ये मेरा एक ट्राइब्यूट है, एक तरीका है उसको धन्यवाद कहने का, उसको जीवित रखने का हम सबके बीच में। और मुझे लगता है कि वो जहाँ पे भी होगी वो ये देख रही होगी कि निलय कितना अच्छा कर रहा है मेरे नाम पे। हमारे यहाँ एक हैशटैग हम यूज़ करते हैं और उस हैशटैग का नाम है हैशटैग आई एम विषयलक्ष्मी। तो मैंने एक विषयलक्ष्मी खोई है, पर आज हमारी संस्था के साथ 4000 वॉलंटियर जुड़े हुए हैं और वो सब अपने आप को बोलते हैं आई एम विषयलक्ष्मी। तो मेरे लिए तो मेरी दोस्त उन सब वॉलंटियर्स में है। हमारे जितने भी स्कूल हैं, जितने भी बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, वो सब मेरे लिए विषयलक्ष्मी हैं। तो इस माध्यम से मैं अपनी दोस्त से रोज़ मिल पाता हूँ। सर, अपनी फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन क्या काम करती है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए क्या है कि बचपन से हम लोग ये देखते आए कि ये हम लखनऊ की पैदाइश है, तो यूपी में तो भंडारे का बहुत प्रचलन है। तो बड़े मंगल होता है तो भंडारा लगता है। तो जब भंडारा जिस दिन होता था बड़े मंगल का, तो मैं ये सोचता था यार आज शहर में कोई भूखा नहीं सोएगा, तो कितनी सुंदर बात है। पर क्या है कि ये सिर्फ कुछ ही टाइम होता है कि कोई कोई फेस्टिवल है या कोई मौका है तभी लोग खिला रहे हैं, पर उसके अलावा भी वो लोग भूखे रह रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि इस दिशा में कुछ करना चाहिए। और मैं क्योंकि प्रोफेशन से रिसर्चर हूँ, रिसर्च करता हूँ बहुत सारी, तो मैंने अपनी रिसर्च में पाया और मुझे एकदम भी आइडिया नहीं था कि जब मैं रिसर्च करूँगा, इस तरह का सवाल डालूंगा गूगल पे और इस तरह का मुझे आंसर मिलेगा। मैंने डाला हाउ मेनी पीपल स्लीप विद एन एम्प्टी स्टमक इन इंडिया। आज की तारीख में कोई भी गूगल पे जाके देखेगा, उसको तुरंत आंसर मिल जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी, हमारे देश के लोग 20 करोड़ से ज्यादा रोज खाली पेट सोने को मजबूर है। ये संख्या है। अब आप जाके टाइप करिए गूगल पे हाउ मेनी पीपल डाई आउट ऑफ हंगर इन इंडिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 7000 लोग रोज भूख से मरते हैं हमारे देश में। आज रात जब हो जाएगी, कल की सवेरा नहीं देखेगा 7000 आदमी। और उसके पीछे कारण क्या है? भूख। ये कोविड नहीं कि इसका इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, इसकी दवाई नहीं मिल रही है। भूख की दवाई क्या है? भूख का इलाज क्या है? खाना, एक रोटी। क्या हम ऐसा समाज हो गए हैं या फिर हम ऐसी जनरेशन हो गए हैं, हम इतना मॉडर्न हो गए हैं कि हमारे सामने कोई भूखा है, हम उसको एक रोटी नहीं दे सकते हैं और हम बस ये बोल के निकल जाए अरे इस बेचारी की कोई मदद क्यों नहीं करता? अरे तुम क्यों नहीं करते हो मदद? तब मेरे मन में ये आया था कि मैं इस दिशा में काम करूंगा। और मैं छोटी मोटी बात नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू एंड हंगर फ्रॉम द कंप्लीट, पूरे नेशन से। भूखमरी खत्म करनी है। कोई ये तो हमारा देश इतना बढ़ रहा है आगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े मॉल, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं, संसाधन हो गए। उसके बाद क्या हम इतने कमजोर हैं? हम सब
इतने कमज़ोर हैं कि हमारे देश में लोग भूखे मरे। ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा? तो इसलिए मैंने सोचा था कि आई विल मेक श्योर कि दैट नो वन स्लीप्स विद एन एम्प्टी स्टमक। अब देखिए सपना बहुत बड़ा है, मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। पर क्या है कि अकेले के करने से नहीं होगा, तभी लोगों के पास गए, लोगों से बोला कि आप हमारे साथ जुड़िए, और करते-करते हम जितना हो सकेगा करेंगे। उस थॉट के साथ शुरू किया था हम लोगों ने, लखनऊ से शुरू किया। हमने अपना पहला प्रोजेक्ट में 1000 लोगों को खाना खिलाया था, और आज मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि आज तक हम लोग ने पिछले साढ़े 3-4 साल में मोर देन 1.5 मिलियन मील सर्व करी हैं, और हम इसको आगे निरंतर हमारा प्रयास है कि इसको आगे से आगे ले जाया जाए। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लखनऊ में हो रहा है, दिल्ली में, प्रयागराज में, वाराणसी में, गोरखपुर में, कश्मीर में, बम्बई में, हर जगह 17-18 शहरों में हमने जो है इस काम को, इस मुहिम को आगे लेके गए, और कई अच्छे लोग इसमें हमारे साथ जुड़े हैं, और बिल्कुल हम इसको और आगे करते रहेंगे। पर जब खाना खिलाते-खिलाते क्या हुआ, एक स्टोरी और है, मतलब कि कैसे हमने और प्रोजेक्ट हमने बनाए। तो इस प्रोजेक्ट का नाम हमने प्रोजेक्ट हंगर दिया, जिसमें हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, सेवा भाव से खिलाते हैं। कोविड आया, 2019 में हमने संस्था शुरू करी थी, 2020 में जब कोविड आया, तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास राशन नहीं था। तो मैं गुड़गाँव में अपने अपार्टमेंट में था, 16th फ्लोर से मैंने नीचे देखा, तो मुझे एक झुग्गी दिखी। तो मुझे लगा कि यार ये परेशान होंगे, भूखे होंगे, क्योंकि बिहार के माइग्रेंट्स हैं, मुझे जाके बात करनी चाहिए। मैं नीचे गया, मैं उनकी कम्युनिटी में गया, और सब बड़े परेशान कि नौकरी, डेली वेज है, काम नहीं है, कहाँ से पैसा आएगा, राशन नहीं है। उस टाइम वो वाला टाइम है जब बसें भी नहीं जा रही थी, ट्रांसपोर्टेशन भी रुक गया था, तो वो अपने गाँव भी वापस नहीं जा सकते थे। तो मैंने उनसे बोला कि आप परेशान ना हो, क्योंकि मुझे एक चीज़ तो पता था कि मैं पिछले 1 साल से एक काम कर रहा हूँ, लोगों को खाना खिला रहा हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। पर पका हुआ खाना खिलाना और रॉ राशन देने में बहुत अंतर है। पका हुआ खाना सस्ता होता है, 20 रुपए की एक प्लेट आ जाएगी, वो बनवाई, आपने किसी को खिला दी। एक परिवार को राशन देना, और फिर वहाँ पे 70-80 परिवारों को एक कमिटमेंट देना कि 24 घंटे के अंदर मैं आपको राशन दूँगा, परेशान ना हो, और निरंतर दूँगा जब तक ये दिक्कत चल रही है, वो आसान नहीं था। पर वही है कि सोचा, उन वो जितने भी लोग थे उनका थोड़ा-सा इंटरव्यू हमने कर लिया, थोड़ा-सा उनका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे डाला, और बिल्कुल दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, और मतलब 24 घंटे के अंदर कुछ 50,000 60,000 रुपए इकट्ठा भी हो गए, और तुरंत के तुरंत उस पैसे से मैं बाज़ार गया, मैंने राशन लिया और राशन दिया। और इस तरह से कई दिनों तक देते गए, और जब ये लखनऊ में प्रयास शुरू, ये गुड़गाँव में प्रयास शुरू किया, तो हुआ कि और शहरों में करना, कई शहरों में करा, 45,000 परिवारों तक राशन भी पहुँचाया हम लोगों ने। पर जिस झुग्गी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ये शुरुआत करी, उस झुग्गी में मैंने ये देखा कि बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। तो मुझे ये लगा हो सकता है लॉकडाउन की वजह से ये मिट्टी में खेल रहे होंगे, या स्कूल बंद है ये। पर मेरी क्यूरियोसिटी जागी, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो? तो उसको समझ ही नहीं आया, जैसे क्या बात कर ली, कौन-सी बात करो, क्या स्कूल, क्या पढ़ाई, उसको पता ही नहीं है। तो मुझे लगा कि हो सकता है बच्चा इग्नोर कर रहा है। मैंने बड़ों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि भैया ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे खानदान में कोई स्कूल नहीं गया पिछली 10 पीढ़ियों में। आप समझिए कि 77 वर्ष आज़ादी को हो गए, उसके बाद गुड़गाँव जैसे मेट्रो सिटी में एक स्लम है, जहाँ का बच्चा आज भी स्कूल नहीं जा रहा है। आज भी शिक्षा क्या होती है उसको नहीं पता, स्कूल का दरवाज़ा, स्कूल का टीचर, पेन, पेंसिल, रबर कटर क्या होता है उसको नहीं पता। तब मुझे ये लगा कि जब यहाँ पे इस झुग्गी में इतने बुरे वक़्त में कोई राशन देने नहीं आ रहा है मेरे अलावा, तो कोई इन बच्चों को शिक्षा क्या देने आएगा? अब मेरे आगे प्रॉब्लम है, मुझे दिख रहा है कि अगर ये बच्चे को शिक्षा नहीं मिली तो इसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये बच्चा चोर भी बन सकता है, ये नशे में भी जा सकता है, ये कोई क्राइम भी कर सकता है। कुछ नहीं करेगा तो बेचारा परेशान होगा जीवन भर। ये बदलना है। पर हिम्मत कभी नहीं थी कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, कि उम्मीद दें कि हम तुम्हारे लिए स्कूल चलाएंगे और हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम सबको गरीबी से निकालेंगे। ये बहुत बड़ा आश्वासन है देने के लिए, क्योंकि मैं खुद नौकरी पेशा हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे ऑफिस जाता हूँ, 4:30 बजे मेरी छुट्टी होती है, 9 घंटे का मेरा काम रहता है। उसके बाद जो समय होता है उसमें देना होता है मुझे, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था एक प्रॉमिस देना। पर मुझे ये दिख रहा था कि मेरे सामने समस्या है, और इसका सल्यूशन भी मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि कोई और नहीं करेगा। और अगर मैंने नहीं करा और मैंने इसको अवॉइड कर दिया, तो मैं शायद पाप का भागीदारी बन जाऊंगा, कि तुम्हें पता था यहाँ पे दिक्कत है, ये बच्चा अंधकार में जा रहा, तुमने उसकी मदद नहीं करी। हिम्मत जुटा के एक फैसला लिया उसी झुग्गी में। पहले मैंने जाननी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो छोटे बच्चे, माँ बाप लेबर पे चले जाते हैं एक बार, तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, वो बच्चों का ध्यान भी नहीं रखते, बच्चे अकेले रहते हैं मिट्टी में जब तक माँ बाप वापस ना आ जाए। तो ये समझ में आया कि इफ़ चिल्ड्रन ऑफ स्लम कैन नॉट गो टू स्कूल, देन वी कैन ब्रिंग स्कूल टू द स्लम। अगर स्लम का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है, तो क्यों ना स्कूल को ही स्लम में ले आया जाए। और हमने उसी स्लम के अंदर 6 कमरे किराए पे लिए। उन 6 कमरों को हमने तैयार किया, टेबल, चेयर, पेंसिल, रबर सब लाए, एक टीचर ढूंढा, और अब समस्या ये थी कि अब इस स्कूल को नाम क्या दिया जाए।
तो फिर हमने भाई बच्चों से बात करी, हमने पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको नहीं पता था। किसी बच्चे को नहीं पता था। उनको किसी को नहीं पता था कि मैं बड़े होके क्या बनूँगा, और ये इससे ज़्यादा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता है कि बच्चे के सपने ना हो। हम लोग छोटे थे तो कम से कम मैं पायलट बनना चाहता, पायलट बना नहीं, पर सपना तो था ऊपर हवाई जहाज उड़ता है तो पापा ये उड़ाना, मेरी इच्छा है कि मैं पायलट बनूँ, वो नहीं कर पाए। तब यही सोचा कि क्यों ना इस स्कूल का नाम ऐसा रखा जाए कि जहाँ पे इनके सपने पूरे हों। तो मेरे मन में एक थॉट जब ये आया तो हमने इस स्कूल का नाम रखा ड्रीम स्कूल। एक ऐसा स्कूल जहाँ पे हर बच्चा सपने देख सके, उसको सपने देखने की आज़ादी हो, सपने देखने चाहिए, और हमारे और आपके जैसे लोग थोड़ी मेहनत करके इन बच्चों के सपने पूरे कर सकें। तो आज वो जो ड्रीम स्कूल हमने 52 बच्चों के साथ 52 किड्स के साथ खोला था गुड़गांव में, वो जब 3 महीने में ऑपरेशनल हो गया, चलने लग गया, क्योंकि मेरे पास स्कूल चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं तो खुद एक मामूली नौकरी पेशा आदमी हूँ, उस तरह से मैं चल रहा था। और फिर जब एक स्कूल 3 महीने में चलने लग गया, बच्चे आने लग गए, तो ये था कि अब और आगे कुछ किया जाए। पर वही है कि शुरुआत में चैलेंज बहुत होता है ना, इन बच्चों को पकड़ के लाना बहुत मुश्किल होता था। तो थोड़ा ब्राइब करना पड़ता है, चाउमीन खिलाएँगे, बर्गर खिलाएँगे, टॉफ़ी देंगे अगर स्कूल आओगे। तो ये कर के ये बच्चे आने लग गए, पर पढ़ते नहीं थे, पढ़ के नहीं देते थे, शैतानी करते थे, एबीसीडी तक नहीं सीखा, 2 महीने 3 महीने हो गए, तो बड़ा दुःख होता था। ये लगता था कि सही कर रहा हूँ मैं, मतलब कुछ फ़ायदा है ये करने का कि मैं इतनी कोशिश करूँ, ये पढ़े भी ना। तो बड़ा दुःख होता था, खुद पे भी ये लगता था कि शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूँ। फिर ऐसे ही जब कुछ महीने 2 महीने, ढाई महीने बीत गए, एक दिन मैं स्लम के अंदर जा रहा था, शाम का वक़्त था, और एक बच्चा मेरे पास आता है और वो मुझसे बोलता है, मुँह मेरी तरफ ऊपर मुँह करके बोलता है, "सर, गुड मॉर्निंग।" देखिए, शाम हो रही है, वो गुड गुड मॉर्निंग बोल रहा है, बोल गलत रहा है, पर मुझे एक चीज़ की तसल्ली हुई कि इसने गुड मॉर्निंग बोला, ये सीख सकता है। अगर ये सीख सकता है तो बाकी बच्चे भी सीख सकते हैं। और ऐसे ही करते-करते जब 2-3 दिन बाद फिर से गया, तो जो झुग्गी की महिलाएँ हैं, जो लेडीज़ हैं, वो पल्लू कर लेती हैं मेरे आने पे, थोड़ा उनका रिवाज़ वैसा है। तो मैं जा रहा था, ऐसे ही गेट की तरफ, स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, तो एकदम से मुझे एक महिला की आवाज़ आती, लेडी की आवाज़ आती है, "गुड मॉर्निंग सर जी।" अच्छा, वो लेडीज ने बोला आपसे? और मैंने जब देखा तो वो लेडी जो पल्लू करके मुझे बोली थी, "गुड मॉर्निंग सर जी।" उसने भी गलत बोला, शाम के वक़्त को गुड मॉर्निंग बोला। पर मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा हिट करी, इतना ज़्यादा इंस्पायर करी कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं माँ-बाप से सीखते हैं। यहाँ पे हमारे स्कूल में हम बच्चों को सिखाते हैं, ये अपने घर पे माँ-बाप को आके सिखा रहे हैं, तो माँ-बाप में भी एक समाज में परिवर्तन आ रहा है। आज वो शाम को गुड इवनिंग ही बोलते हैं सारे बच्चे और उनके सारे परिवार। और यहाँ से जो मोटिवेशन मिला कि अगर यार इतना अच्छा काम कर रहे हो, अगर ये 52 बच्चे पढ़ सकते हैं, तुम पढ़ा सकते हो, स्कूल रन कर पा रहे हो, तो यार सिर्फ यहाँ तक ही क्यों सीमित रखा जाए, और बच्चों तक क्यों ना पहुँचा जाए? ऐसे कितने बच्चे होंगे, तो और स्कूल खोलते हैं। उस प्रयास के साथ हम यहाँ लखनऊ, मेरा निवास है, होम टाउन है, तो मैंने सोचा लखनऊ में खोलते हैं। फिर यहाँ पे खोला। लखनऊ में देखिए क्या है, लखनऊ में जो ड्रीम स्कूल खुला है उसके पीछे भी बड़ी प्यारी स्टोरी है। एक्चुअली लखनऊ का उस जगह पे स्कूल खोलने का हमारा इरादा नहीं था। तो ये आपका यहाँ पे रेलवे ट्रैक है जनेश्वर मिश्र पार्क के पास, वहाँ पे जो है हमारा जो है एक ग्राउंड था पहले। तो ये रेलवे की ज़मीन का ग्राउंड है और इसमें बहुत कूड़ा, आप समझ लीजिए कि मेरे घुटने तक आता था कूड़ा, इतना कूड़ा था। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, प्रोजेक्ट CNG, क्लीन एंड ग्रीन। तो हमने ये सोचा कि हम यहाँ पे जो ये एरिया है इसको साफ करेंगे। तो देखिए गंदगी किस तरह की, जितना भी स्ट्रीट का वेंडर है, चाय बेचने वाला, मैगी बेचने वाला, मोमोज बेचने वाला, जिसको उसका जो कूड़ा रेडी हुआ उसने पलट दिया। मतलब वो कितने सालों से वो प्रैक्टिस चली होगी कि घुटने तक कूड़ा हो गया था। और जब ये लोग अब क्या हो गया कि वो इतना ज्यादा कूड़ा था कि लोगों को लगा ये कूड़ा खाना ही है। तो जो आसपास की अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज में लोग रह रहे थे, वो भी क्या करते थे कि अपने घर का कूड़ा, जैसे अपने ऑफिस जाते टाइम अपना बाइक पे गए तो वो उछाल के चले गए। आप ये समझिए कि ये कूड़ा खाना नहीं है। तो हमें ये लगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम इसको साफ करें। हम उतरे, हम कुछ 7-8-10 लोग थे वॉलंटियर्स, हम लोग उतरे उस कूड़े में, और आप यकीन नहीं मानेंगे इतना गंदा कूड़ा था। लोगों ने उसके अंदर टॉयलेट तक कर रखी थी। उसमें मतलब इतने खतरनाक कीड़े, कांच, गंदगी का कोई वो नहीं। पर हमने ये तय किया था कि हम करेंगे, और हमने उसको साफ करना शुरू किया। जब हम धीरे धीरे साफ करते गए, क्योंकि बहुत कूड़ा था, तो ये हमें लग रहा था कि शायद ये हमारे अकेले के करने से नहीं, हमें और लोगों की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों ने तो हंसी बनाई कि पागल है, देखो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कूड़े में कूदे हुए पागल से। तो ये तो दिख रहा था कि अच्छे घर के लड़के लड़कियां हैं ये, पर ये क्यों कर रहे हैं, मजाक बनाना। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रुके और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारी वीडियो बनाना शुरू किया।
तो वो वीडियो जो सर्कुलेट होना शुरू हो गई, तो पता चला कुछ मीडिया वाले थे उसमें, कुछ ऐसे थे, तो वो क्या और धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। अब धीरे धीरे वो जो आसपास के लोग थे उनको ये लगा कि क्योंकि हमने एक दिन जितना हम कर पाए कर, हम दूसरे दिन फिर से है, जिद्दी थे हम लोग दूसरे दिन फिर से, उन्होंने देखा ये बच्चे जिद्दी हैं ये, तो हमें इनके से लगना चाहिए, तो उन्होंने भी हाथ बटाना शुरू किया। धीरे धीरे करते करते जब ये हुआ तो वहाँ धीरे धीरे नगर निगम तक बात पहुंची। नगर निगम तक बात पहुंची तो धीरे धीरे करके वहाँ से फिर डंपर आना शुरू हो गए, जेसीबी आना शुरू हो गई, और ये करते 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 हम लोग ने उसको 3-4 दिन के अंदर उस पूरे एरिया को साफ कर दिया। मतलब जो हम लोग ने 3-4 लोगों ने 5 लोगों ने जो कमिटमेंट किया था, उसमें कई लोग एक मुहिम की तरह जुड़ गए और वो पूरा एरिया साफ हो गया, जिसपे सदियों से लोग कूड़ा फेंक रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो आप ये देखिए कि जब ये कूड़ा साफ हो गया तो हम लोग ने ये तय किया कि नेक्स्ट डे जाके देखेंगे कि अब वहाँ पे कूड़ा है कि नहीं। लोग अब तो नहीं कर रहे हैं कि अब इतनी मेहनत करी है। अब हम लोग गए तो हमने देखा कि वहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ है लोगों ने, टॉयलेट भी करी हुई है, किसी ने पान मसाला थूका हुआ है। तो बड़ा बुरा लगा कि हम लोग ने इतनी मेहनत करी और लोग अभी भी सुधरना नहीं चाह रहे हैं। तो हमने वो भी साफ किया। चलो ठीक है, फिर से साफ कर देते हैं, हो सकता है कि आदमी देखे कि फिर से साफ कर रहे हैं, कल नहीं करना है। नेक्स्ट डे गए तो फिर से कूड़ा करा हुआ है, फिर से वो। तो हमें इसका सोल्यूशन नहीं समझ में आया, तो हमें ये सोल्यूशन लगा, जो स्कूल होता है, ये जो विद्यालय होता है, इसको एक मंदिर की तरह ट्रीट किया जाता है, एक टेम्पल की तरह पूजनीय माना जाता है कि यहाँ से कितने बड़े बड़े लोग निकलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2-4 बच्चों को बैठा के पढ़ाना शुरू कर दें तो हो सकता है लोग शर्म शर्म में कूड़ा ना फेंके, टॉयलेट ना करें, गंदगी ना करें। हमने 2-4 बच्चों को बुलाया कुछ चाउमीन बर्गर का लालच देके कि आओ तुमको चाउमीन देंगे। वो बच्चे आ गए कि उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस किसी तरह ये क्लास खत्म और मुझे चाउमीन नूडल मिले। पर क्या है कि वही प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करते रहते हैं। तो हमने उनको चाउमीन दिया, नूडल दिया, वो बच्चों ने खाया और फिर वो गए। पर यहाँ आसपास के जितने भी लोग थे उनकी नज़र में ये हो गया कि यहाँ पे बच्चा पढ़ता है, तो ये तो अब नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट डे जब हम गए तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा कूड़ा था, किसी ने टॉयलेट नहीं करी थी, किसी ने मसाला नहीं करा था, थोड़ा सा कूड़ा था। फिर पर एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, जो चमत्कार हुआ उस दिन। नेक्स्ट डे हमने ये ऑब्जर्व किया कि कूड़ा तो कम था पर बच्चे 5 से 50 हो गए थे, कि उनको ये पता चल गया कि यहाँ जाओ तो चाउमीन मिलती है। तो वो 50 बच्चे आके हमारे पास पढ़ने लग गए कि भैया हम भी पढ़ेंगे, हमें चाउमीन मिलती है। आज की तारीख में आप समझ लीजिए कि इस ज़मीन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज कोई भी कूड़ा नहीं फेंकता है, एक टॉफ़ी का रैपर भी नहीं फेंकता है। वहाँ पे सुंदर से सौंदर्यीकरण किया गया, गमले हैं, पौधे हैं, और इस ज़मीन पे, इस पर्टिकुलर लैंड पे आज 100 बच्चा पढ़ रहा है। इन 100 बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिल रहा है। इन सबको ये गारंटी मिल रही है कि तुम आगे बढ़ोगे। जो बच्चा जिस भी तरह से कैपेबल, उसको वहाँ पहुँचाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों तक में, स्टडी हॉल तक, जो यहाँ का माना जाना सेंटर है, वहाँ तक भी हमारे ये बच्चे जाने लगे हैं, जो कभी जीवन में स्कूल नहीं गए थे, वो आज स्टडी हॉल में पढ़ते हैं। तो ये जो भूमि है, ये भूमि जो है एक मंदिर के बराबर बन चुकी है। और जब ये लखनऊ का सेंटर चलने लगा तो हमें लगा अब 1 से 2 कर सकते हैं तो 3 क्यों नहीं। फिर करते करते आज हम 18 ड्रीम स्कूल चलाते हैं। इसमें से 2 ड्रीम स्कूल ऐसे हैं जो झारखंड के एक रूरल एरियाज़ में है। लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इस एरिया का, बीरू सिमडेगा और खूंटी। लोगों को खूंटी का मतलब ये पता होगा, दरवाजे की खूंटी, ये एक गाँव भी है। यहाँ पे भी हमारे बच्चे रूरल एरिया के पढ़ते हैं। कश्मीर की वादियों में बड़गाम में वहाँ पे हमारे सेंटर चलते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जो कभी एक्सेस नहीं था। लेबर के बच्चे हैं ये। कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव, सारे बच्चे हमारे पास हैं और सब बच्चे आगे तरक्की कर रहे हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2020 में जो जर्नी 52 बच्चों से शुरू हुई थी, आज वो एक सेंटर से शुरू हुई थी, आज उसकी 18 सेंटर है और आज हमारे पास 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो उज्जवल भविष्य को देख रहे हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जब मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो मुझे आपके प्रोफेशन में बहुत इंटरेस्ट आया। प्रोफेशन था ऑन्टोलॉजिस्ट। ऑन्टोलॉजी, जब मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मैं सच बोलूँगा, मेरे तो ऊपर से गया वो नहीं समझ में आया क्या। तो ज़रा उसके बारे में बताइए, क्या क्या है ये प्रोफेशन? तो बेसिकली जब ये जॉब मुझे ऑफर हुई थी जी। तो मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या होता है, क्योंकि ये तो बहुत यूनिक है। ऑन्टोलॉजी लोग सुनते नहीं, तो कई लोग ऑन्टोलॉजी को ऑन्कोलॉजी समझ लेते हैं। तो मेरे कई दोस्त कहते थे तुम डॉक्टर लग गए क्या? तो मैं बोलता था ऑन्कोलॉजी नहीं, ऑन्टोलॉजी इट्स अ डिफरेंट थिंग, सो इट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ रिसर्च। मैं ग्लोबल लॉजिक नाम की कंपनी है, उसमें जॉब करता हूँ। गूगल हमारा क्लाइंट है और हम गूगल को अपनी सर्विसेज देते हैं। मैं क्लाइंट साइड गूगल पे ही, जो ऑफिस है गुड़गांव में, वहीं पे बैठता हूँ। तो आज की तारीख, अगर मैं 2012 से पहले की अगर बात करूँ, तो अगर आप गूगल पे जाके अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या कोई भी नोटेबल पर्सनैलिटी या कोई भी नोटेबल चीज़ जो फेमस है, अगर उसके बारे में डालते हैं
तो आपको कई सारे लिंक मिलते हैं। जी। किसी लिंक में होता कि इनके ये जो अमिताभ बच्चन के फादर का नाम होता, किसी में उनकी वाइफ का होता, किसी में बेटे का, किसी में बेटी का, किसी में कुछ नोटेबल मूवीज। सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हाईली सर्च्ड एक इंसान के बारे में, वो एक जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर गूगल ने तय किया भाई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि जिस पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी की वो एक जगह पे मिले। तो आज की तारीख में जब आप गूगल जाएंगे और गूगल पे आप जब टाइप करेंगे अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, कोई भी, तो आपको राइट हैंड साइड पे एक इन्फो बॉक्स मिलेगा। उसमें उनकी फोटो होगी, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस नेम, चिल्ड्रन नेम, नोटेबल मूवीज, विकिपीडिया लिंक, जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो अब एक जगह पे मिलने लग गया। तो ये जो काम है ये हमारी टीम करती है ओंटोलॉजी में। तो जो चीज़ें आप वहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो तय करना कि वो चीज़ें दिखानी है नहीं दिखानी है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो इससे मिलता जुलता डेटा साइंस और काफ़ी इंजीनियरिंग के बाद सब चीज़ें बनती हैं। तो उसमें एक छोटा सा रोल हम लोग भी अदा करते हैं आपकी यूज़र सर्च में, तो वो है ओंटोलॉजी। तो अभी प्रोफेशन की बात होगी तो इसी से जुड़ा एक और सवाल था कि काम के साथ फाउंडेशन का काम कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए क्या होता है, मैं देखता हूँ कई लोगों को कि उनसे भी कुछ इस तरह के जब सवाल होते हैं तो वो बोलते हैं हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ बहुत डिफिकल्ट है। जी। आपकी दुनिया पूरी हिल जाती है। कई लोग बोलते हैं इतना अच्छा काम करते हो सुकून की नींद आती है। मैं आपको बताऊँ ये सब सुनने में भी और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, नहीं आती है। सुकून की नींद कैसे आएगी जब आपके पास कोई सरकारी फंड नहीं है, कोई कॉरपोरेट फंड नहीं है, और आपको अपने 2000 बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है। इतनी तैयारी आपको करनी है। आपको कल सुबह ये देखना है कि मैं अपने टीचर की सैलरी दे पाऊंगा, इतने हमारे सेंटर चलते हैं, उनका किराया, रेंट, भाड़ा दे पाऊंगा, बच्चे को अगर पेंसिल चाहिए तो एक बच्चे को नहीं चाहिए, 2000 बच्चे को चाहिए। आप ये समझिए कि एक माता पिता के अगर घर में एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं तो उनकी परवरिश करना उनके लिए कितना आज की तारीख में इतनी महंगाई में मुश्किल है। हमें 2000 बच्चों की परवरिश करनी है क्योंकि हमने उनके माता पिता से वादा किया कि आप परेशान ना होइएगा, सारा खर्चा हम उठाएंगे। आपसे बस एक वादा चाहिए कि इस बच्चे को आप हमारे पास पढ़ने भेजेंगे, इसको रोकेंगे नहीं। लड़की की जल्दी शादी नहीं करेंगे, लड़के को किसी दुकान पे काम पे नहीं लगाएंगे, इस बच्चे का पूरा ध्यान हम रखेंगे। अगर हम वो नहीं रखेंगे, अगर हम सामान नहीं देंगे, हम उनसे तो वो अपने बच्चे को एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये सब करना मैं आपको बता रहा हूँ ना बहुत टफ है। आप सुबह 7:30 बजे आपको ऑफिस से 4:30 बजे छुट्टी होती है और उसके तुरंत बाद आपको अपने सेंटर भागना, ये देखना ये बच्चा सही से पढ़ रहा है कि नहीं, सारी सुविधाएं उसको मिल रही है कि नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। क्योंकि हम स्लम एरिया में काम करते हैं, बहुत दुख होता है, कभी कभी पूरी स्लम डिमोलिश कर दी जाती है, हमारी पूरी बनाई हुई मेहनत खराब हो जाती है, हमें सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो क्या है, अगर आप बोलेंगे कि मैनेज कैसे करो, मुझे लगता है ये सब भगवान कर रहा है मैनेज। लोग मुझसे कहते हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, कि अपनी पर्सनल लाइफ भी थोड़ा तुम देखो। हाँ, मतलब वही मैं आने वाला था कि अपने लिए समय निकाल पाते हैं या मैं नहीं? आपको बताऊं, ये सवाल का जवाब बस इस तरह से मैं दे सकता हूं कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इसको मैंने अपनी पर्सनल लाइफ ही मान लिया। अब मैं इसको एक प्रोफेशनल लाइफ की तरह नहीं देखता हूँ, ये मेरी लाइफ ही है। ये बच्चे, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, मेरे वॉलंटियर्स, मेरी टीम, इतने शहर में जो हम इतना प्यार मिल रहा है। क्या होता है कि हाँ, पीड़ा है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, पर प्यार भी तो बहुत है। आप देखिए जब आप झुग्गी जाते हो तो छोटा सा एक बच्चा जब आपकी उंगली पकड़ता है, वो देखता है आपकी तरफ, मुझे गोद में उठाओ, मुझे गोदी लो, आप उसको सीने से लगाते हो, तो वो चीज़ नहीं मिल सकती आपको दुनिया में कहीं। तो मुझे लगता है कि सब वर्थ इट है। ये जितना भी मैनेज करना, दौड़ना, भागना, पैसे का अरेंजमेंट करना, ये सब वहीं पे, क्योंकि ये जिनके लिए किया जा रहा है ना, उनसे बहुत प्यार मिल रहा है। लोगों ने विश्वास भी तो दिखाया है एक आम आदमी में। देखिए मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं किसी ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली, हम्बल फैमिली से आता हूँ। जो लड़का अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं और पढ़ा लिखा के दूसरे शहर भेजते हैं कि नौकरी करके 4 पैसे कमाएगा, अपना परिवार बनाएगा, ऐसे परिवार से जब मैं आता हूँ तो मेरे पीछे कोई बैकिंग नहीं है। और बैकिंग ना होने के बाद अगर ऐसे व्यक्ति को इतना प्यार मिलने लगे तो फिर मुझे लगता है कि इस प्यार के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। और यही शायद मुझे इंस्पिरेशन देता है, मोटिवेट करता है, मुझे एनर्जी देता है। आप कह लीजिए कि मेरी एनर्जी ड्रिंक है ये। तो कभी कभार तो ऐसा होता है, जैसे पेरेंट्स ही हैं तो सभी के यहाँ ये होता है कि यार अच्छा यहाँ से इनकम का सोर्स है, अब बच्चा काम पे जा रहा है, 9 to 5 नौकरी कर रहा है, लेकिन जब आप ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको बदले में फाइनेंशियली कुछ नहीं मिलना होता है, तो वहाँ कभी कभार होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि यार क्यों कर रहे हो। आपने ये भी देखा होगा वॉलंटियर्स जो आपसे आपके फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं 2 महीने या 3 महीने के लिए आते होंगे, फिर क्योंकि हुआ है मेरे साथ भी, तो मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं भाई क्यों जा रहे हो वहाँ पे, क्या मिलता है।
सही सवाल है और कई लोगों ने कहा, घर परिवार के लोगों ने कहा, दोस्तों यारों ने भी कहा कि क्या है? और यहाँ तक भी कहते हैं कि जिन लोगों के लिए कर रहे हो इनका कुछ नहीं होगा, ये नहीं सुधरेंगे, छोड़ो इनको। अब अगर मैं आपके सवाल की बात करूँ कि क्या अब जैसे कि किसी को पहाड़ों पे जाना पसंद है, तो वो तो कुछ 4 पैसे लगा के ही जाता है ना एक एक्सपीरियंस के लिए, कि भाई मैं बस करूँगा, जैकेट खरीदूँगा, बैग खरीदूँगा, जब जा पाऊँगा। तो भाई क्यों कर रहे हो तुम ये? किसी को खाना बहुत पसंद है तो उसको महँगे से महँगे होटल, गली कूचे, नुक्कड़ पे कहीं भी जाए, कहीं पता चल जाए कि यहाँ पे बढ़िया खाना मिल रहा है तो गाड़ी लेके निकलता है, गाड़ी का तेल लगता है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो उसको सैटिस्फाई करता है। किसी को खाना सैटिस्फाई कर रहा है, किसी को पहाड़, किसी को बीच, किसी को कपड़ा। मुझे ये काम सैटिस्फाई कर रहा है। तो सबका अपना पैशन है, मेरा ये पैशन है। तो ये पैशन जो है ना, इस पैशन में सिर्फ सेवा है, देना ही देना है। पर जो आप दे रहे हो वो आप मटीरियलिस्टिक चीज़ दे सकते हो। बच्चे को क्या दे सकते हो? किताब कॉपी ये दे दी, नॉलेज दे दी। पर बदले में जब वो बच्चा आपको प्यार देता है, मैंने आपको बताया ना, वो छाती से जब लगता है, उँगली पकड़ता है। जब हमारे झुग्गी की एक बच्ची जब स्कूल जाती है कपड़ा पहन के, अपनी यूनिफॉर्म पहन के, वो बच्ची जो ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मैं स्कूल जाऊँगी, जिसकी शादी कर दी जाती है 12-13 साल तक, आज वो लड़की 14 साल की हो जाती है और वो स्कूल जाती है और उसके माँ-बाप कहते हैं कि हम इसकी शादी नहीं करेंगे सर, जब ये पढ़ लिख जाएगी जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। वो अपनी बेटी को मेरे हाथ में देते हैं कि ये अब आपकी बेटी है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कौन-सी दौलत ये एक्सपीरियंस खरीद पाएगी? कौन-सी दौलत ये एक्सपीरियंस आपको दे पाएगी कि इतने बच्चे आपके बच्चे हैं? मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा ब्याह नहीं हुआ है और मैं तब भी लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर अ फादर ऑफ 2000 चिल्ड्रन, 2000 बच्चों के आप पिता हैं। तो ये जो इतना बड़ा सम्मान है, पिता का सम्मान, ये जो आपको टाइटल दिया गया है, फादर ऑफ 2000 चिल्ड्रन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, ठीक है? तो अभी मैं बता रहा था कि एक हमारी वॉलंटियर थीं, वो जो वॉलंटियर थीं वो मैं लोगों से, बच्चों से बहुत सीखता हूँ, यंगस्टर से बहुत सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि सब मुझी से सीख रहे हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो वो जो है बच्ची, वो बताती थी कि मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ और हमारे यहाँ सर सिस्टम ऐसा है कि जल्दी शादी कर दी जाती है और मैंने लड़ झगड़ के किसी तरह यहाँ पे दिल्ली आई हूँ ताकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर पाऊँ, नहीं तो मेरे यहाँ ये पढ़ने की इजाज़त नहीं है। वो लड़की यूपीएससी की तैयारी घर से लड़ झगड़ के करके करने के लिए यहाँ पे दिल्ली आती, मुखर्जी नगर, और पढ़ाई करती है। उसके साथ साथ वो हमारा एक कश्मीरी गेट स्लम में एक सेंटर है, वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ा रही है। अब तो उसका टेन्योर कंप्लीट हो गया, पढ़ाती थी जब। तो उससे जब बातचीत की गई तो उससे ये सीखने को मिला कि एक लड़की जो अपने खुद लड़के अपनी पढ़ाई आगे कर रही है, वो उसके बाद उसमें से भी समय निकाल के ये देख रही है कि मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है, मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, ऐसे कितने बच्चों के मैं आगे जाके अपने समय में से निकाल के कुछ समाज के लिए भी करूँ। तो मैं बस उसी भाव से उन्हीं सब बच्चों से सीखता हूँ और फिर मुझे वो और इंस्पायर करते हैं। तो मुझे लगता है कि बताओ, मैं इनसे कह रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ और ये कुछ ऐसी ही इनकी स्टोरी है कि मैं सोच रहा हूँ कि बताओ, मैं तो कुछ कर आपके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरा अगला सवाल ये था कि रिश्ते भी कुछ खराब हुए होंगे। बिल्कुल, रिश्ते खराब हुए हैं। देखिए क्या होता है कि काम है और जब आप कोई चीज़ अच्छी शुरू करते हो और उसमें अगर आप साथ ढूँढते हो तो किसका ढूँढोगे सबसे पहले? अपनों का। आप गली, मोहल्ले, शहर तो बाद में जाओगे। कहते नहीं कि सबसे पहले चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। तो आप सबसे पहले अपने माता-पिता, अपने भाई-बहन, अपने कज़िन्स, अपने दोस्त यार, बचपन के जिगरी, उनसे ही तो उम्मीद करोगे। अब उम्मीद किस तरह की कि यार मुझे लोगों को खाना खिलाना है, तो मुझे इसमें कुछ थोड़ा-थोड़ा योगदान दो, और अपने नहीं देंगे तो कौन देगा? तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जो हमारे काफ़ी क्लोज़ लोग हैं, उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया कि ये तुमने बढ़िया काम शुरू कर दिया पैसा कमाने का। यहाँ तो बढ़िया ब्लैक का व्हाइट होता है। हाँ, ये आरोप तो लगते ही तो तुमने ये बढ़िया काम कर दिया, कितना कमा लेते हो? आप ये समझिए कि मैं तुमसे मदद माँगने आया हूँ और तुम मेरे मुँह पे ये बात कर रहे हो। मेरे माता-पिता से ऐसी बात की गई है कि ये तो बढ़िया हो गया। आप ये समझिए कि लांछन इस तरह का। अब जब आदमी ऐसा सोच रहा है, ऐसा विचार रहा है, तो रिश्ते तो खराब होंगे ही। कितने दोस्त यार थे जिनको लगा कि ये तो बस पैसे कमाने के लिए कर रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, तो ऐसा इंसान, जो इंसान आपके बारे में इतने सालों की मित्रता होने के बाद इस तरह का सोच रहा है, तो वो आपका सहयोग तो करेगा नहीं, पर आपको
ये पता चला कि आपके बारे में सोचता क्या है। तो मुझे लगता है कि जो ये मित्रता जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत चीज़ें खराब हुई होंगी, मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन में ये सुधार आया कि अब मेरे जीवन में जो लोग हैं वो बहुत फिल्टर होके आ गए। वास्तव में आपके पास मित्र अब मेरे पास जो हैं वो मेरे मित्र हैं। अब जो जिनको जाना था वो फिल्टर आउट हो गए, वो मित्र थे ही नहीं एक्चुअली। वो छलावा था, वो माया थी, वो इल्यूजन था। तो अब आज की तारीख में जो मेरे पास सर्कल है, आज 4000 लोगों का परिवार है विषयलक्ष्मी फाउंडेशन। इतने सारे प्यारे बच्चे, उनके माता पिता हैं, लोगों का साथ है। आपने भी मुझे बुलाया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका साथ है। आपने भी इस लायक समझा कि इस पॉडकास्ट में हम बैठे। तो कहने का मतलब ये तो यही तो कमाई है। अब आज की तारीख में ये जितने लोग हैं, ये मेरा परिवार है, यही मेरे दोस्त, यही मेरे मित्र हैं, यही मैंने कमाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चल के बहुत लोग इसमें जुड़ेंगे और बहुत कुछ, अभी बहुत लोगों का प्यार कमाना है मुझे। जैसे कि यार पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो जो मेरे गेस्ट हैं उनसे ही मैं कुछ सीखता हूँ। तो आपसे तो ये सीखने को मिला कि भाई चीज़ों को टालो नहीं, और नहीं टालोगे तो चीज़ें होंगी। बिल्कुल, आपने अगर कोई लक्ष्य देखा है, कोई चीज़ सोची है, तो उसको आप ही को पूरा करना है ना? मैं बार-बार ये इस चीज़ पे भी ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप ही को जिम जाना है, ठीक है? अगर आपको गंदगी साफ़ चाहिए देश से, तो गंदगी में हाथ तो आप ही को डालना होगा। आप ये नहीं कह सकते अपनी गाड़ी में बैठ के एसी चला के, अरे! कोई इसकी मदद क्यों नहीं करता है? अरे! देश में कितनी गंदगी है, अपना पढ़ाई-लिखाई करो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका चले जाओ। यार यहाँ कुछ नहीं रखा है। क्या नहीं रखा है? तुम्हारा देश है, इसने तुम्हें सब कुछ दिया है। इसकी गंदगी में यहाँ पे सफाई करने में तुम्हें क्या संकोच है? हमने कितनी जगह पे सफाई करी, कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए, मैंने एक समय पे सोचा, जब मैं ये रिजेक्ट हो गया था इस इंटरव्यू में कि मैं एक वॉलंटियर भी नहीं बन सकता एक एनजीओ का, तब मैंने तय किया था कि मैं ये एनजीओ चलाऊंगा एक दिन। और देखिए मैं चला रहा हूँ। आज की तारीख में एक सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि आप कैसे इतने शहरों को मैनेज करते हो, कौन चलाता है, कैसे ढूंढते हो लोगों को? जब शुरू किया हमने, तो शुरू तो कुछ अपने लोगों के साथ कुछ एक आध शहरों में ही किया था, पर जब हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डालते गए, तो मैं क्या बता, जब आप अच्छा काम करते हैं लोग खुद जुड़ने लगते हैं। ये चुंबकीय आकर्षण है। ये काम ऐसा है कि जो गलत लोग होंगे वो आपसे हट जाएंगे, पर जो समाज के अच्छे लोग हैं वो आपके पास आना चाहेंगे, वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो आज की तारीख में ऐसा है कि मैंने नया नया एनजीओ शुरू किया, तो मेरे पास एकदम एक्सपीरियंस नहीं, तो मैंने कुछ लोगों को मैसेज किया, कुछ लोगों को ईमेल करा कि मैं आपके मतलब सफ़र से कुछ सीखना चाहता हूँ, मैंने इस तरह से शुरू किया समाज के हित में, मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी ने साथ नहीं दिया। सबने लड़का बच्चा समझ के किनारे कर दिया कि ये लड़का, ये बच्चा, ये क्या करेगा? आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप एक लड़के हो और आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे हो, कौन देगा? कोई नहीं दे रहा। उस दिन एक और फैसला लिया कि जब कुछ बन जाऊंगा, जब मेरी संस्था कुछ बन जाएगी और मेरे पास इस तरह का कोई व्यक्ति आएगा जो देश के हित में काम करना चाहता है, मेहनती है, जुझारू है, ज़ील है उसके अंदर, पैशनेट है इस काम को लेके, मैं उसको निराश नहीं करूंगा। ये सोच के कि वो बच्चा है या यंगस्टर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बवाना दिल्ली के अंदर हमारे 2 सेंटर चलते हैं। वो जो 2 सेंटर चलाते हैं बच्चे, वो 11वीं क्लास में पढ़ते हैं और वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। बस वो ये कहते हैं कि सर हमारा साथ दीजिएगा। साथ किस चीज़ का? 4000 रुपये कमरे का रेंट देना है और सर थोड़ा सा पेंसिल रबर बच्चों के लिए दे दीजिएगा, बाकी हम चला लेंगे। 11वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है, विश्वास तो दिखाइए। हमारे पास कश्मीर से फ़ोन आया, एक व्यक्ति का, तालिब नाम है, उसने बोला कि सर यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, इनको सुविधाएं नहीं है, पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने फ़ोटो वीडियो मंगाई, मैंने विश्वास जताया, और कि हम कई एनजीओ को फ़ोन करते हैं, कई लोगों को फ़ोन करते हैं, वो जो है एक आध बार बंटवाते हैं कुछ सामान, फ़ोटो वीडियो मंगा लेते हैं, उसके बाद सर वो हमें कॉन्टैक्ट ही नहीं करते। जी। आज 4 सेंटर चलते हैं बड़गाम के अंदर हमारे ड्रीम स्कूल के, और वो व्यक्ति चलाता है। आप यंगस्टर्स पे विश्वास तो करिए। तो जो चीज़ मुझे नहीं मिली, ये हमेशा मैंने तय किया था कि आगे से अगर मुझे मेरे जैसा कोई मिलेगा तो मैं उसको ज़रूर एम्पावर करूँगा। मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, ना कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना मेरे पास कोई लाखों रुपए। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप बस किसी को अगर इतना भी बोल दो कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इट कॉस्ट नथिंग। और उसको इतना हौसला मिलता है कि वो पूरा कश्मीर बदल सकता है लड़का। ऐसे ही हमारे बम्बई में टीचर है परवीन, ठीक है। और कई लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी भगवान की और स्पिरिचुअल बातें भी करता हूँ, तिलक भी लगाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, भंडारे भी कराता हूँ भगवान के, तो काफ़ी लोगों को लगता है होगा कि ये सवाल भी आया कि मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम का कि आप भेदभाव। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो हमारा कश्मीर का स्कूल है, इसमें सारे बच्चे वॉलंटियर्स सब मुस्लिम, सारे बच्चे 4 सेंटर में पढ़ने वाले मुस्लिम, और कोई भेदभाव नहीं है। जितना प्यार हमारे गुड़गांव के बच्चों को मिलता है बिहार के, उतना ही प्यार हमारे कश्मीर के बच्चों को मिलता है। हमारे बम्बई स्कूल में जो हमारे 2 टीचर हैं, दोनों मुस्लिम हैं,
परवीन और तमन्ना, और इनका जो परवीन है इनका फेवरेट स्टूडेंट है, उस बच्चे का नाम है कन्हैया। अब आप बताइए कहाँ है भेदभाव? ये भेदभाव समाज ने पैदा किया है, हमने किसी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करा। वास्तव में विशालक्षी फाउंडेशन की जो कहानी है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, और होपफुली लोगों को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। शुक्रिया गाँव पॉडकास्ट के लिए। धन्यवाद।